नमस्कार। उद्योग पत्रिका के इस अंक में आप सबका स्वागत है। पहले सुनिए वार्ता विज्ञान और प्रौद्योगिकी से रोजगार के बढ़ते अवसर। वार्ताकार हैं इंदु शेखर शुक्ल। आधुनिक विज्ञान में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। ये एक बहुत बड़ी स्ट्रीम है जिसमें एक या दो नहीं बल्कि ढेरों विकल्प मौजूद हैं। आज के उच्च तकनीकी युग में विज्ञान से संबंधित क्षेत्रों में रोजगार की मांग भी काफी ज्यादा है। विज्ञान के क्षेत्रों में रोजगार के कई अवसर आकार ले रहे हैं, जैसे वाटर साइंस, ये जल की सतह से जुड़ा विज्ञान है। हिमस्खलन और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं को देखते हुए इस क्षेत्र की मांग तेजी से बढ़ रही है। मरीन इंजीनियरिंग उन छात्रों के लिए है जो महासागरों या तटीय जल में शोध करना चाहते हैं। मरीन इंजीनियरिंग में बंदरगाहों, समुद्र से तेल निकालने वाले उपकरणों और जहाजों के निर्माण के बारे में सिखाया जाता है। उनके ऊपर जहाजों के टेक्निकल मैनेजमेंट और आधुनिक तकनीक के विकास की जिम्मेदारी होती है। मरीन इंजीनियर्स द्वारा बनाई गई मशीनें खुफिया सैन्य अभियानों में भी उपयोग की जाती हैं। आइए बात करते हैं डेयरी साइंस में रोजगार की। डेयरी साइंस के तहत मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन की जानकारी दी जाती है। भारत में दूध की खपत को देखते हुए इस क्षेत्र में ट्रेंड प्रोफेशनल्स की डिमांड बढ़ने लगी है। डेयरी आपूर्ति श्रृंखला एक जटिल प्रक्रिया है जो किसी खेत से शुरू होती है और फ्रिज में संपन्न होती है। गायों को दूहने से लेकर अंतिम उत्पादों की आपूर्ति करने तक डेयरी व्यवसायों को दूध और दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त प्रसंस्करण और प्रचालन अनिवार्यताओं का पालन करना होता है। डेयरी विज्ञान दूध और दूध से बने खाद्य उत्पादों के जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी और इंजीनियरिंग का अध्ययन है। इसमें दुग्ध उत्पादन, प्रसंस्करण और प्रबंधन के साथ साथ नए और बेहतर डेयरी उत्पादों के विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन शामिल है। आइए जानते हैं रोबोटिक साइंस को। रोबोटिक साइंस का क्षेत्र काफी तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। इसका इस्तेमाल इन दिनों तकरीबन सभी क्षेत्रों में होने लगा है। रोबोटिक्स के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस की अच्छी नॉलेज या डिग्री जरूर होनी चाहिए। आजकल रोबोट का इस्तेमाल तकरीबन हर फील्ड में है। ज्यादातर रोबोट की संरचना मानव की तरह ही होती है। इसे बिल्कुल मानवीय अंगों के तौर तरीकों के आधार पर बनाया जाता है। रोबोट की बढ़ती उपयोगिता के कारण रोबोटिक्स के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं काफी तेजी से बढ़ी हैं। इसके अलावा इसरो और नासा में भी रोबोटिक्स के स्पेशलिस्ट की नियुक्तियां की जाती हैं। युद्ध क्षेत्र में रोबोट का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। यूएवी, जिसे अनमैन्ड एरियल व्हीकल कहा जाता है, रिमोट द्वारा नियंत्रित विमान है, जिसे जैसे अमेरिकन सेना का ड्रोन विमान। अंतरिक्ष में खोज करने के लिए नासा ने कई रोबोट विकसित किए हैं। इन रोबोट को विकसित करने के पीछे नासा का मुख्य मकसद है मनुष्यों को अंतरिक्ष की किसी भी खतरनाक स्थिति से बचाया जा सके। आइए समझते हैं फार्मेसी में रोजगार की स्थिति को। फार्मेसी शाखा विश्व स्तर पर सबसे स्थायी और बढ़ते व्यवसायों में से एक है। चिकित्सा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के कारण हाल के वर्षों में इसने अत्यधिक महत्व प्राप्त कर लिया है। जेनेरिक दवाओं के निर्यात का हिस्सा कुल अंतर्राष्ट्रीय निर्यात का 20% है। वास्तव में फार्मेसी एक आकर्षक कैरियर है और चिकित्सा सेवाओं में नए विकास और मानव आबादी की दवाओं की लगातार बढ़ती आवश्यकता के कारण ये पेशा समय के साथ विस्तारित हो रहा है। बी फार्मा जैसा डिग्री स्तर का कोर्स एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन आगे विशेषज्ञता हासिल करने के लिए उच्चतर विशिष्ट पाठ्यक्रम भी हैं, जैसे क्लिनिकल फार्मेसी में एम फार्मा या डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, जो कई नौकरियों के अवसरों के योग्य बनाता है। आइए जानते हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग में रोजगार के अवसर। कंप्यूटर इंजीनियरिंग एक विशाल और गतिशील क्षेत्र है जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्किंग, कंप्यूटिंग, क्लाउड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर से संबंधित है। आज पूरी दुनिया रोजमर्रा के कामों के लिए कंप्यूटर और उसके अनुप्रयोगों पर निर्भर है। जब आप अपने बैंक के एटीएम से पैसे निकालते हैं तो इसे एक कंप्यूटर के इंजीनियर ने ही आपके लिए यह संभव बनाया है। जब आप ऑनलाइन कैब बुक करते हैं तो एक कंप्यूटर इंजीनियर ने वो ऐप डिजाइन किया है जिससे आप कैब बुक कर पाते हैं। कंप्यूटर इंजीनियर आज हमारे समाज का एक अभिन्न अंग है। सफल होने के लिए आपको इस क्षेत्र में नवीनतम प्रगति के साथ लगातार जुड़े रहना होगा। ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के व्यवसाय सूचना प्रौद्योगिकी पर निर्भर हैं, इसलिए उन्हें आगे बढ़ने के लिए सक्षम कंप्यूटर इंजीनियरों
संसाधनों की आवश्यकता है। आइए अब ध्यान देते हैं साइबर सुरक्षा में रोजगार। साइबर सुरक्षा अधिक तकनीकी भूमिकाओं को कवर करता है। यहाँ आप संभवतः सिस्टम, डेटा, टूल्स और नेटवर्क के बारे में अधिक गहराई से जानने का अवसर प्राप्त करते हैं। इसका उद्देश्य साइबर खतरों को रोकना, उनका पता लगाना और उनका जवाब देना है। उदाहरण के लिए इस क्षेत्र में निम्नलिखित अवसर उपलब्ध हैं, जैसे क्लाउड सुरक्षा। कई संगठन अपने डेटा और संचालन को क्लाउड परिवेशों में स्थानांतरित कर रहे हैं, इसलिए साइबर सुरक्षा में क्लाउड चर्चा का एक प्रमुख विषय रहा है। इस करियर में ऑफ प्रीमाइसेस या क्लाउड परिवेशों में डेटा और सिस्टम को जोखिम से बचाना शामिल है। डेटा की गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता की सुरक्षा पहुंच को नियंत्रित करने के मूल सिद्धांत से शुरू होती है। लोगों को केवल उन्हीं चीजों तक पहुंच मिलनी चाहिए जिनकी उन्हें आवश्यकता है। पहुंच प्रबंधन में करियर बनाने से यही सुनिश्चित होता है। उद्यम सुरक्षा के लिए एक स्थिरीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। सुरक्षा इंजीनियरिंग करियर पथ में उद्यम की सुरक्षा के लिए आवश्यक सुरक्षा प्रणालियों की सभी परतों का डिजाइन और निर्माण शामिल है। उदाहरणों में इनक्रिप्शन सिस्टम, ईमेल सुरक्षा प्रणालियां, फायरवॉल आदि का निर्माण शामिल है। संगठनों पर हमला करने के लिए 24 घंटे काम करने वाले अनगिनत हैकरों के साथ कंपनियों को हमलों से बचाव के लिए सुरक्षा स्थिति, घुसपैठ के प्रयासों और अन्य पहलुओं पर लगातार नजर रखनी होती है। सुरक्षा संचालन करियर में इन सभी निगरानी और प्रतिक्रिया का समावेश होता है। एथिकल हैकिंग अपने सिस्टम की कमजोरियों को उजागर करने का एक बेहतरीन तरीका है। खुद हैकिंग करके देखना। इस करियर में पेशेवर लगातार संगठनों के सिस्टम में सेंध लगाने की कोशिश करते हैं और सुरक्षा में सुधार के तरीके सुझाते हैं। आइए अब बात करते हैं ऑटोमोबाइल में रोजगार। भारत दुनिया के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल उद्योगों में से एक है। बढ़ती मध्यम वर्गीय और युवा आबादी इस विकास प्रवृत्ति में योगदान देने वाले कारकों में से एक है। कम कुशल श्रम लागत, उच्च स्तरीय अनुसंधान, विकास विकल्प और किफायती स्टील लागत ऑटोमोबाइल उद्योग के विकास में सहायक है। ऑटोमोबाइल उद्योग के विकास की उच्च संभावनाओं के साथ इस उद्योग में उत्साही नौकरी चाहने वालों के लिए भी अपार अवसर कई गुना बढ़ सकते हैं। यदि आप ऑटोमोबाइल उद्योग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तथा उद्योग में जाने की तैयारी तथा उद्योग में जाने की गहरी इच्छा रखते हैं और आवश्यक कौशल के साथ स्वयं को निरंतर उन्नत रखना चाहते हैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री आपके लिए एक सही कदम है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लेने से पहले कोर्स की अच्छी तरह से समीक्षा कर लेनी चाहिए। विशेषज्ञता और भविष्य के लक्ष्यों के आधार पर सेमेस्टर के दौरान इंटर्नशिप का चयन सावधानी से करना चाहिए। इस तरह की इंटर्नशिप आपको डिग्री पूरी करने के बाद वास्तविक दुनिया का अनुभव प्रदान कर सकती है। आइए अब जानते हैं पर्यावरण विज्ञान के क्षेत्र में रोजगार। पर्यावरण विज्ञान का अध्ययन इस बात पर केंद्रित है कि प्राकृतिक प्रणालियां कैसे कार्य करती हैं और लोग उनके साथ कैसे अंतःक्रिया करते हैं। पर्यावरण वैज्ञानिक पृथ्वी के संसाधनों के साथ काम करने वाले पेशेवर होते हैं और उनकी जिम्मेदारियां काफी विविध होती हैं। वे अक्सर विभिन्न गतिविधियों में शामिल होते हैं। वे पर्यावरण वकीलों से लेकर कोरल रीफ अभ्यारण्य प्रबंधकों, एंटार्कटिक शोधकर्ताओं, अपशिष्ट जल तकनीशियनों और सौर पैनल इंजीनियरों तक विविध भूमिकाएं निभाते हैं। जाहिर है उनके काम का दायरा बहुत व्यापक है। यदि आप एक पर्यावरण वैज्ञानिक बनना चाहते हैं तो उस क्षेत्र में अपनी विशिष्ट रुचियों और क्षमताओं को पहचानें। यदि आपको पहले से ही किसी विशेष क्षेत्र में रुचि है तो आवश्यक योग्यताओं और कौशलों को समझने के लिए संबंधित नौकरी बाजार पर शोध करें। भारत में पर्यावरण विज्ञान के कुछ जॉब प्रोफाइल इस प्रकार हैं, जैसे पर्यावरण सलाहकार, पर्यावरण वैज्ञानिक, पर्यावरण इंजीनियर इत्यादि। आइए अब समझते हैं कृषि विज्ञान के क्षेत्र में रोजगार। कृषि विज्ञान उन संसाधनों के अध्ययन का क्षेत्र है जो कृषि उत्पादनों से संबंधित है। बीते कुछ वर्षों में कृषि के क्षेत्र में करियर का दायरा काफी बढ़ा है। भारत में कृषि क्षेत्र अपने समाज की रीढ़ बना हुआ है जो लगभग 58% आबादी को रोजगार देता है। दुनिया के केवल 4% जल संसाधनों और दुनिया की 2.4% भूमि के साथ भारत दुनिया की 17.8% आबादी और 15% पशुधन आबादी का समर्थन करता है। भारत एक वैश्विक कृषि महाशक्ति है। एक अनुमान के अनुसार लगभग 64% लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से जुड़े हैं। हालांकि आईटी और प्रबंधन क्षेत्र में अच्छे अवसरों को देखते हुए कुछ साल पहले तक छात्र कृषि क्षेत्र को करियर के लिहाज से गंभीरता से नहीं लेते थे, लेकिन अब इस क्षेत्र में अवसरों को देखते हुए कृषि क्षेत्र अधिक लाभकारी, फायदेमंद और आकर्षक हो गया है। कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जो केवल खेती और फसलों से जुड़ी पारंपरिक भूमिकाओं तक ही सीमित नहीं है। अब इसका ध्यान पारंपरिक भूमिकाओं से हटकर बागवानी, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, डेयरी फार्मिंग, कृषि जैव प्रौद्योगिकी आदि जैसे विभिन्न आयामों की ओर स्थानांतरित हो गया है। कृषि का व्यवसायीकरण भी हो रहा है क्योंकि इसके उत्पादों की वितरण और पैकेजिंग पर उचित ध्यान दिया जा रहा है।
आइए जानते हैं डेटा साइंस को। डेटा साइंस कंप्यूटेशनल टूल, एल्गोरिदम और मशीन लर्निंग सिद्धांतों का एक मिश्रण है। आइए जानते हैं डेटा साइंस के क्षेत्र में रोजगार। डेटा साइंस कंप्यूटेशनल टूल, एल्गोरिदम और मशीन लर्निंग सिद्धांतों का एक मिश्रण है जिसका उद्देश्य आंकड़ों में छिपे प्रासंगिक संदेशों को उजागर करना है। डेटा साइंस की पढ़ाई करने वाले ग्रेजुएट्स को आने वाले वर्षों में रोजगार के क्षेत्र में कंपटीशन के दौर में फायदा मिलेगा, क्योंकि डेटा साइंटिस्ट अपने ऑर्गेनाइजेशन को नेगेटिव रिस्क कम करने और वैल्यू एडिशन के कई पहलुओं में बेहतर निर्णय लेने में मदद कर सकते हैं। डेटा साइंस आज हर क्षेत्र के लिए अनिवार्य हो गया है, इसलिए इसमें महारत होना करियर के लिए बेहतर कदम माना जा सकता है। ई कॉमर्स, स्वास्थ्य देखभाल, वित्तीय सेवाओं, खेल, पत्रकारिता और सार्वजनिक नीति सहित विभिन्न क्षेत्रों में डेटा साइंटिस्ट, डेटा विश्लेषक, डेटा आर्किटेक्ट, व्यवसाय विश्लेषक के रूप में रोजगार के कई अवसर हैं। आइए अब प्रकाश डालते हैं फूड प्रोसेसिंग में रोजगार। फूड प्रोसेसिंग एक आधुनिक पद्धति है जो वितरण क्षमता में सुधार करती है और खाद्य उत्पादों के विपणन को बढ़ावा देती है। इसे खाद्य विज्ञान की एक शाखा माना जाता है, जहां कच्चे माल को मनुष्यों या पशुओं द्वारा सुरक्षित उपभोग के लिए खाद्य पदार्थों में बदलने के लिए विधियों और तकनीकों का उपयोग किया जाता है। हालांकि खाद्य प्रसंस्करण प्रागैतिहासिक काल से ही मौजूद था, लेकिन खाद्य पदार्थों के संरक्षण, स्वाद आदि को बढ़ाने और खाद्य उत्पादों में विषाक्त पदार्थों को कम करने की तकनीक अपेक्षाकृत नई है और इसने पूरे खाद्य उद्योग में क्रांति ला दी है। भारतीय खाद्य निगम को बड़ी संख्या में जीवाणु विज्ञानियों, विष विज्ञानियों, पैकेजिंग प्रौद्योगिकी, कार्बनिक रसायन विज्ञान, जैव रसायन, विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान आदि में प्रशिक्षित पेशेवरों की जरूरत होती है। इस प्रकार विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के भिन्न भिन्न अवसर उपलब्ध हैं। आपको रोजगार के अवसरों की थोड़ी सी जानकारी जीवन की सही समझदारी में सफलता दिला सकती है। देश की अंतरिक्ष नीति से अंतरिक्ष क्षेत्र में स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिला है। भारतीय अंतरिक्ष नीति वर्तमान और भविष्य विषय पर सुनते हैं श्री केयूर गांधी, निदेशक अंतरिक्ष नियामक नीति एवं व्यवसायीकरण, ध्रुव अंतरिक्ष और सीमा कुमारी की ये बातचीत। आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। द डायरेक्टर ऑफ ध्रुवा स्पेस फॉर द रेगुलेटरी पॉलिसी एंड कमर्शियलाइजेशन, आपका खुद का अनुभव कैसा रहा है? मेरा अनुभव काफी दिलचस्प रहा है। जब आप स्पेस में आते तो आप एक बहुत अलग तरीके से चीजों को देखना और समझना शुरू करते हैं। मैंने मेरी ये जर्नी कुछ 2021 में शुरू की थी, जब हमारे पास स्पेस पॉलिसी नहीं थी, जब ये पता नहीं था कि हमारी जैसी प्राइवेट कंपनीज और स्टार्टअप्स को किस तरह अनुमति दी जाएगी स्पेस में सैटेलाइट लॉन्च करने की। तो इसमें अगर बहुत ही सहज तरीके से कहा जाए तो जैसे जब हम सड़क पे चलते हैं, कुछ कानून है जो आपकी रक्षा करते हैं और कुछ कानून है जो आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन डालते हैं कि आप किस तरीके से गाड़ी चलाएं, आप किस तरीके से सिग्नल माने। अभी अंतरिक्ष जो है वो किसी भी देश का नहीं है, तो इसके कानून कायदे काफी अलग है और इन कानून कायदों का पालन करने के लिए हमें करना भी कुछ बहुत ही अलग पड़ता है। जैसे आज गाड़ी में हमें पता है एक स्टीयरिंग व्हील होता है, जिसे घुमाया, इंडिकेटर लगाया, हमने टर्न ले लिया। लेकिन स्पेस में आप कैसे जाएंगे जब इतने सारे बाकी सैटेलाइट्स है वहां पे? कुछ ऐसे मिशंस भी प्लान्ड है जहां पे खुद मनुष्य जाएंगे स्पेस में और वहां पे एक सैटेलाइट लगभग 7 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहा होता है। तो इन सब चीजों को लेके जिसे हम कहते हैं कि सेफ्टी समझना, और फिर साथ ही साथ सैटेलाइट एक ऐसी चीज है जहां पे आज आपके घर के अंदर कोई आके डाका नहीं डाल सकता क्योंकि आपने दरवाजा बंद कर दिया, आपने पर्दे लगा दिए, कोई देख नहीं पाता है। लेकिन सैटेलाइट्स एक ऐसी चीज है जो किसी भी देश में कभी भी किसी भी तरह देख सकती है कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो इसका मतलब ये एक बहुत सिक्योरिटी सेंसिटिव इशू भी होता है। एक और उदाहरण देते हैं, जैसे आज सैटेलाइट बनाने में जिन चीजों का इस्तेमाल होता है वही सेम चीज है, वही सेम उपलब्धियां यूज होती है एक मिसाइल बनाने में। तो अभी इन सब चीजों को इकट्ठा करके हम हमारी कंपनी में कैसे प्रोग्राम बनाएं और हम सरकार को कैसे भरोसा दिलाएं, देश को कैसे भरोसा दिलाएं कि हम जो कर रहे हैं उसका दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। आज सपोर्ट बहुत ही अच्छा है और एक मिलजुट होके इतना जल्दी किसी सेक्टर में देखना कि इतना जल्दी ग्रो हो गए, ये शायद ही किसी और सेक्टर में देखा गया होगा, जहां पे हमने 2022 में देखा कि इन स्पेस बना और आज 2025 में इतनी सारी सैटेलाइट्स, इंडियन सैटेलाइट्स उड़ान भर चुके हैं, 2 लॉन्च व्हीकल की टेस्टिंग हो चुकी है, कितनी सारी नई सर्विसेज आम जनता के लिए आ रही है। सबको कहा जा रहा है कि आप सैटेलाइट की इमेजेस फ्रीली यूज कीजिए। आप विस्तार से हमारे श्रोताओं को बताएं कि नेशनल स्पेस लॉ जो है वो क्या है और ये कैसे काम करता है। स्पेस बहुत ही पेचीदा मामला है क्योंकि इसका उपयोग हमारे सिविलियन एप्लीकेशन में भी है, डिफेंस में भी है। और स्पेस एक ऐसा सेक्टर है जहां पे आज दुनिया में कोई भी नहीं कह सकता कि मैं सब कुछ अकेले अपने देश में बना के अपने देश से कर सकता। तो ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन की भी बहुत बड़ी भूमिका है। तो स्पेस पॉलिसी इसमें सबसे बड़ी क्यों होती है? क्योंकि स्पेस
पॉलिसी हमें ये मार्ग दिखाती है कि हमें एक देश की तरह हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए स्पेस में आगे बढ़ने के लिए, जिसमें बहुत ही क्लियर रोल्स असाइन किए गए हैं। जैसे इसरो एक टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनका काम जैसे चंद्रयान, मंगलयान, नए सारे मिशन करना, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, इस प्रकार के नए टेक्नोलॉजीज और नए मिशन बनाना वो इसरो का काम है। और इसरो क्योंकि आज तक ये सब करते आया है, तो इसरो ही अब मदद करेगा आगे चल के प्राइवेट सेक्टर की भी कैसे अपनी टेक्नोलॉजीज देके अपना इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करके देना है। क्योंकि आज एक स्पेस कंपनी अकेले कभी भी खड़ी नहीं हो सकती, उसमें बहुत ही पैसा लगता है, बहुत ही तकनीकी उपलब्धियां लगती है। और आज हमारे देश में उतने सारे ट्रेंड इंजीनियर्स हो, लॉयर्स हो, इकोनॉमिस्ट हो, बिजनेस वाले हो, उतनी ट्रेनिंग नहीं है कहीं पे भी। फिर आता है NSIL, जो एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, जिसका काम है जिस प्रकार से इसरो ने आज तक सारे मिशन किए ताकि हमें कम्युनिकेशन सर्विस मिले सैटेलाइट से। जैसे बहुत कम लोगों को ये एग्जाम्पल पता होगा, जो सबसे पहला मिशन हुआ था इंडिया का, वो या फिर सबसे पहला जो एक्टिविटी हुआ था वो था साइट वो प्रोजेक्ट था जिसके अंदर कृषि दर्शन का प्रोग्राम और एजुकेशन का प्रोग्राम सैटेलाइट के तौर पे दिया था। और उसके बाद आती है इंडस्ट्री, जिसका अब काम है कि हम स्पेस को एक उद्योग में बदले और इस प्रकार बदले कि इस उद्योग से जो भी बेनिफिट है वो सबसे आखिरी इंसान तक पहुंचे, एक किसान तक भी पहुंचे, एक इंश्योरेंस वाले तक भी पहुंचे, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर तक भी पहुंचे, उन तक भी पहुंचे जो पहाड़ों में रहते हैं, उन तक भी पहुंचे जो चाहते हैं कि वो मेन स्ट्रीम से जुड़े। ये हमारी स्ट्रैटेजी हो गई है देश की। तो जब ये स्ट्रैटेजी है, तो जो रेगुलेशन है जिसके तहत आप ये पता करते हैं कि अगर कोई भी कंपनी या स्टार्टअप कुछ काम कर रही है तो क्या वो नेशनल इंटरेस्ट में कर रही है, इसे समझाना हमारे रेगुलेशन का काम है। वहां पे ये एक ऐसी चीज है जो हमारे देश के इंटरेस्ट के लिए सबसे ज्यादा क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट है। जब नेशनल स्पेस पॉलिसी की हम बात करते हैं, तो जब स्पेस की आजादी होती है सबको यूज करने की, जैसे कि स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, उस समय ये नीतियां जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि बात ये नहीं है कि हम प्रगति ही करें, बात ये भी है कि हम अपनी सुरक्षा और स्थिरता दोनों को बनाए रखें। तो नेशनल पॉलिसी जो है, स्पेस पॉलिसी जो है, वो कैसे इस सुरक्षा और स्थिरता, यानी जो डिफेंस और स्टेबिलिटी है और सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी है, उसको कैसे बढ़ावा देती है? इस नेशनल पॉलिसी के अंदर ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन को ये जिम्मेदारी दी गई है, जिसका नाम है इनस्पेस, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। सबसे बड़ा डर किसी भी उद्योगपति का, किसी भी साइंटिस्ट का यही होता है कि अच्छा ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, इसमें इतने सारे लॉज है, इतनी सारी चीजें जहां पे हमें हाँ ना करना पड़ेगा। तो इसलिए इनस्पेस को बनाया गया, जिसका काम है कि किसी भी प्रकार से, जैसे सैटेलाइट से कम्युनिकेशन करना हो तो हमें दूरसंचार विभाग जाना पड़ता है, अगर हमें बाहर की किसी कंपनी से काम करना हो, बाहर कुछ भेजना हो तो हमें विदेश मंत्रालय और उद्योग मंत्रालय तक जाना पड़ता है। तो इन सबको एक जगह इकट्ठा करना और इन सबकी नीतियों को ऐसे बांधना कि हम सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखें और साथ ही साथ हमारे जो नए कंपनीज है, जो इनोवेटिव माइंडसेट्स है, उनको हम आगे बढ़ा सके, इसका काम इनस्पेस का है। और इनस्पेस ने इसके लिए एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट भी निकाला है जो अब आगे और बढ़ता जाएगा, जिसे कहते हैं हम नॉर्म्स, गाइडलाइंस एंड प्रोसीजर्स। नए उद्योग को शुरू करने में आमतौर पर आपको सबसे बड़ी जो चैलेंज होती है वो होती है धनराशि, और दूसरी होती है कि आप अगर मैन्युफैक्चरिंग का उद्योग है तो आप फैसिलिटीज कहां से लाए। लेकिन अब हम स्पेस की बात कर रहे हैं जहां पे और भी चैलेंजेस है। आज इतना कॉम्प्लेक्सिटी है इस चीज को करने में, जैसे आज अगर मैं सैटेलाइट लॉन्च करता हूं किसी इन्वेस्टर से इन्वेस्टमेंट लेके, तो क्या हमारे देश में उतनी इकोसिस्टम है कि उस सैटेलाइट का पूरा डेटा इस्तेमाल किया जाए अच्छे तरीके से, जबकि हमें पता है इसके बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो इस तरीके के कई चैलेंजेस है। इनस्पेस जो बना हुआ है वो सिर्फ रेगुलेटर नहीं, वो एक प्रमोशन बॉडी भी है, जिसका काम ये भी है कि वो इंडस्ट्री को सपोर्ट करे और हमारी इकोसिस्टम को बढ़ावा। तो इनस्पेस ने अभी एक हाल ही में एक नई स्कीम निकाली जिसे कहते हैं टेक्नोलॉजी एडेप्शन फंड। आप खुद टेक्नोलॉजी बनाइए, इनस्पेस उसे फंड करेगी कुछ एक्सटेंट तक। फिर कुछ नया प्रोग्राम अनाउंस किया जिसमें कहा कि अगर आप टेक्नोलॉजी बना लेते हैं, आपको देखना है वो अंतरिक्ष में कैसे काम करती है, तो आपको पूरा नया सैटेलाइट बनाने की जरूरत नहीं है, इनस्पेस आपको कुछ सैटेलाइट्स उपलब्ध करवाएगा उसे क्वालिफाई करवाने में। फिर जैसे हम कहते हैं कि सैटेलाइट इमेजेस बहुत काम आती है, हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी ये सुना है, हमने बाढ़ के बारे में भी ये सुना है। इनस्पेस एक पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल करा है, जिसमें इनस्पेस धनराशि भी दे रहा है, इसरो की टेक्नोलॉजीज और इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने में भी सबका सहयोग कर रहा है। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो आज जब हम बात करते हैं कि इन चैलेंजेस को सॉल्व कैसे करते हैं, तो इसका जवाब एक ही है जिसे हम कहते हैं इनस्पेस। आज हमारे जीवन में जो है वो जाने अनजाने अंतरिक्ष के बहुत बड़े प्रभाव हैं। ऑपरेशन सिंदूर से लेके बाढ़ की संभावना तक भी हम ये पता कर पा रहे हैं। इस ध्रुवा कंपनी के नीति और व्यवसायिक निर्देशक के पद पर अपने काम के माध्यम से किस तरह अंतरिक्ष को लोगों तक पहुंचाने में मदद कर रहे हैं? ध्रुवा एक ऐसी कंपनी है जिसका
जो गोल है वो यही है कि हमें सबके लिए अंतरिक्ष पहुंचना बिल्कुल ईजी बनाना है, जिसके चलते हम खुद हमारे सैटेलाइट्स बनाते हैं, हम खुद कई सारे लॉन्च व्हीकल्स के साथ काम करते हैं, हम खुद ग्राउंड स्टेशन भी बनाते हैं। इसमें अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि आज उद्योग करने में सबसे बड़ी जो चैलेंज होती है वो सिर्फ टेक्निकल नहीं होती, वो रेगुलेटरी और लीगल भी होती है। इसका मतलब जो भी स्पेस जाना चाहते हैं, जिस प्रकार इन स्पेस हमारे लिए ईजी बनाता है स्पेस तक पहुंचना, उसी प्रकार मेरा काम है कि ध्रुवा स्पेस में रह के मैं उस इनिशिएटिव में जैसे हो सकता है कंट्रीब्यूट करूं, ये समझाने में कि हम कैसे अंतरिक्ष पहुंचना चाहते हैं, कैसे बाकी देश और हमारे देश के बाकी लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं स्पेस तक पहुंचने, और साथ ही साथ जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, ध्रुवा स्पेस के साथ जुड़ना चाहते हैं स्पेस में जाने के लिए, मैं उनके लिए ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं कि इतनी सारी जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है, चाहे वो सिक्योरिटी की हो, सेफ्टी की हो, फाइनेंशियल रेगुलेशन की हो, किसी की भी हो, तो मुझे उनके लिए ये सिंप्लीफाई करनी है। यही मेरा सिंपल गोल है, और मेरे जो भी डिसीजंस होते हैं, मेरी जो भी एक्टिविटीज होती है डे टू डे, वो सिर्फ इसी के लिए होती है। जैसे कि आप स्पेस लॉ पॉलिसी के लिए काम करते हैं, हम ये भी जानना चाहेंगे जो हमारे युवा वकील हैं या जो पेशे से लीगलिटी की तरफ हैं, वो लोग अंतरिक्ष कानून में करियर कैसे बना सकते हैं? तो सबसे मजे की बात यह है कि अंतरिक्ष कानून में करियर बनाने के लिए शायद किसी को लॉयर ना भी होना पड़े तो भी चले, क्योंकि जैसे आज मेरा जो काम है उसमें तकनीकी काम भी है, उसमें व्यावसायिक काम भी है, उसमें लॉ का बिल्कुल काम है। ऐसा नहीं है जो सीखा नहीं जा सकता। तो किसी को भी अगर स्पेस से जुड़ना और लॉयर बनना है तो आज काफी सारी चीजें हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल है, जिससे आप सीख और समझ सकते हैं कि स्पेस लॉ क्या है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि हम ये समझे कि ये जो व्यवसाय है स्पेस का, वो किस तरीके से उभरा कोल्ड वॉर में शुरू होते हुए, वहां से जब दो पावर्स के बीच जो स्पेस रेस हो गई थी, उससे लेकर आज तक जब ये पहुंचा है, तो हमने किस तरह इसे कंट्रोल किया है, किस तरह इसे गवर्न किया है और किस तरह हम आगे बढ़े। और ये सब बहुत आसान भी नहीं है सीखना, क्योंकि दुनिया में कुछ चुनिंदा इंस्टीट्यूट्स ही है जो इसे समझाते हैं। बट अच्छी बात यह है कि इनस्पेस ने इसके लिए भी ट्रेनिंग करवा दी थी कुछ टाइम पहले। अगर शुरू करना है, जैसे हम कहते हैं, नो एक्सक्यूजेस, जस्ट स्टार्ट। इंटरनेट इज विथ यू, यू कैन लर्न अ लॉट, बहुत कुछ सीख समझ सकते हैं। और आज कई स्टार्टअप्स है, जैसे इनस्पेस की गिनती के हिसाब से आज 300 से ज्यादा स्टार्ट है। तो अगर आप एक वकील है जो इसमें रुचि रखते हैं, को बिल्कुल यहाँ पे आके एक्सप्लोर करना चाहिए कि आप किस स्टार्टअप से जुड़ सकते हैं। लेकिन उसमें आपका माइंडसेट बदलना पड़ेगा, क्योंकि तब आपका सिर्फ सिंगल गोल होगा, सॉल्विंग द प्रॉब्लम एंड मेकिंग इट सिंपल। समाधान देना सबसे ज्यादा जरूरी है, वो भी बहुत ही सरल तरीके से। बहुत अच्छी बात बताई आपने। देखिए, हम अंतरिक्ष उद्योग की बात कर रहे हैं। अभी तक हमने बात किया कि उनको सरलता और सहजता से जो भी उसके लिए जो जरूरतें हैं वो उपलब्ध कराई जाए, ताकि वो इस फील्ड में आगे बढ़ सके। लेकिन अंतरिक्ष उद्योग में आने के लिए भी स्टार्टअप्स को कुछ बेसिक मापदंड होते हैं जिसे पार करना होता है। तो बेसिक मापदंड क्या क्या होते हैं? सबसे पहला, आज स्पेस में अगर किसी को भी काम करना शुरू करना हो तो ये समझना है कि दुनिया भर में कौन क्या कर रहा है, क्या कैसे काम आएगा और किन टेक्नोलॉजीज पे फोकस करना है। उसके बाद जब ये समझ जाते हैं कि हमें क्या बनाना है, हमें क्या करना है, जैसे कोई सैटेलाइट बना रहा है तो कोई सैटेलाइट का एक छोटा सा भाग बना रहा है जो बहुत क्रिटिकल हो, तो कोई पूरा पूरा लॉन्च व्हीकल बना रहा है, तो कोई एक सिंपल सॉफ्टवेयर बना रहा है जो कहता है कि अगर आपको देखना है कि आपकी सारी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन सही हुआ है कि नहीं, तो आप बस इस सॉफ्टवेयर में आओ, सैटेलाइट इमेज सब हम देख लेंगे, आप यहां से सोल्यूशन ले लीजिए। तो इस पूरी चीज को समझने के बाद जब हमें कुछ बनाना हो तो उसे बनाने का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो कभी कभी 100 करोड़ से भी ज्यादा महंगा हो सकता है। तो जब हमें पता नहीं कि हम वो टेक्नोलॉजी बनाने में सक्सेसफुल होंगे या नहीं, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर कहां से लाया जाए। ये अभी इसलिए इनस्पेस ने इनिशिएटिव लिया है खुद का टेक्निकल सेंटर बनाना, जहां पे कोई भी जाके ये काम कर सकता है। फिर दूसरा होता है, क्योंकि ये मुझे भी याद है, ध्रुवा स्पेस की जो पहल हुई थी वो एक्चुअली 2012 में हुई थी। तब किसी को ये मनाना कि कॉलेज से निकले हुए कुछ लोग एक सैटेलाइट कंपनी बनाएंगे, बहुत ही मुश्किल था। तो आज ये इनस्पेस, इसरो और इस इकोसिस्टम के बाहर किसी को भी मनाना, एक इन्वेस्टर को, या फिर चाहे वो आपका पार्टनर ही क्यों ना हो या फिर चाहे वो आपके एम्प्लॉयज ही क्यों ना हो, ये मनाना कि स्पेस में भी हम कुछ कर सकते हैं, ये बहुत ही मुश्किल है। लेकिन आज इसमें मोरल काफी बढ़ रहा है, क्योंकि अब जैसे नेशनल स्पेस डे पे हम दिखा रहे हैं कि कहां कहां तक पहुंच गया इंडियन इकोसिस्टम और हम कहां तक पहुंच सकते हैं। तो ये मॉरल सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थर्ड एंड जो सबसे पेचीदा है, स्पेस का बिजनेस कोई अकेले नहीं कर सकता, उसके लिए आपको बहुत ही स्ट्रांग पार्टनरशिप्स चाहिए, जो भारत के अंदर ही नहीं भारत के बाहर भी हो। आज जब विश्व में काफी सारी चीजें पेचीदा हो गई है, तो किस पार्टनर के साथ, किस देश के साथ किस प्रकार काम करना, किस तरीके से अपने
उद्योग को आगे बढ़ाना, ये बहुत ही जैसे कहते हैं कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस के हिसाब से बहुत इम्पैक्ट होता है। तो ये 3 मेन चैलेंजेस है, जिसमें से कुछ है जो सॉल्व हो सकती है और कुछ ऐसी चैलेंजेस है जिन्हें हम सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन जिन्हें हम सॉल्व करने का ट्राई करते करते केवल मजा ले सकते हैं। आज जब इंडिया ने, भारत ने अपने स्पेस में इतनी सारी सफलता के परचम लहराए हैं, तो आने वाले समय में और अभी भी आपको कैसा लग रहा है इंडिया एज अ लीडर ऑफ स्पेस प्रोग्राम उभर रहा है? इंडिया ने पिछले कुछ वर्षों में जो करके दिखाया है वो हमें शायद ही लगा होगा, अगर 5 वर्ष पहले हम यहाँ पे बैठे होते तो शायद हम मानते भी नहीं कि हम इतना कुछ कर पाएंगे 5 वर्षों में। लेकिन पिछले 5 वर्षों में कुछ ऐसी चीजें भी हुई है जिन पे लोगों का ध्यान और भी कम गया है। जैसे कि मैंने कहा, ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बहुत बड़ी बात होती है इसमें। तो आज जितने देश हमसे जुड़े हैं हमारे स्पेस प्रोग्राम के लिए और इन स्टार्टअप्स के साथ, वो देश काफी सारे बढ़ गए हैं। हम लगभग पूरे विश्व के साथ काम कर रहे हैं। उसी के साथ साथ हमारे कुछ जो नोटेबल पर्सनालिटीज है, फॉर एग्जाम्पल जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन है, जहां पे सारे स्पेस और एस्ट्रोनॉटिक्स के लोग इकट्ठा होते हैं, उनके जो वाइस प्रेसिडेंट है वो हमारे इसरो स्ट्रैक सेंटर के एक डायरेक्टर है, जिन्होंने वहां पे उपलब्धि प्राप्त की है वाइस प्रेसिडेंट होने की। हमारे दूरसंचार विभाग में जो मेंबर है वो आज अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार यूनियन ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के रेडियो रेगुलेशन बोर्ड के मेंबर है, यानी कि वो संस्था जो पूरे विश्व के लिए रूल्स बनाती है कि हमें स्पेक्ट्रम और रेडियो कैसे यूज करना है। उसी के साथ साथ जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस लॉ है, उनकी वाइस प्रेसिडेंट भी हमारे इंडिया की एक फेमस लॉयर डॉक्टर रंजना कौल है। तो इस प्रकार से हम कई सारी उपलब्धियां प्राप्त कर रहे हैं, जो केवल स्पेस मिशन से नहीं लेकिन पूरी दुनिया के साथ जुड़ के स्पेस को आगे बढ़ाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो आएगा, उसमें जैसे जैसे हम डेवलपमेंट्स देखेंगे कि कैसे अलग अलग देश जुड़ते हैं, हम कैसे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं जिसकी साइंटिफिक नॉलेज पूरी दुनिया तक जाती है, वो एक बहुत बड़ा लैंडमार्क होगा ये बताने में कि इंडिया ने कैसे लीडरशिप प्राप्त करी ग्लोबली। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है वो भारत के अंतरिक्ष समुदाय और आम जनता के लिए क्या महत्व रखता है? जो नेशनल स्पेस डे है वो इसलिए सिर्फ नहीं मनाया जाता क्योंकि हमने उस दिन एक उपलब्धि प्राप्त की, इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि उस उपलब्धि का एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि हम काफी अच्छी गति से आगे बढ़ रहे हैं और स्पेस केवल अब कुछ चुनिंदा लोगों के लिए नहीं रहा है, स्पेस पूरी जनता के लिए है। सबको इसमें जुड़ना है, सबको मिलकर काम करना और सबको इसके बेनिफिट्स भी लेने हैं। भारत में अंतरिक्ष शिक्षा और आउटरीच को बढ़ावा देने के लिए कौन से पहल या कार्यक्रम लागू किए जाने चाहिए? ये काफी अच्छा सवाल है क्योंकि आज भी जब हम सोचते हैं, जैसे कि हम 1.5 साल पहले हम कुछ 40 लोग थे, आज हम 210 लोग हैं हमारी कंपनी में। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम इंडिया में ये अवेयरनेस फैलाना शुरू करें कि स्पेस किन प्रकार के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स है ये कोई केवल कमर्शियल प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी आम जनता की प्रॉब्लम्स भी है। फ्लडिंग हो जाना, अचानक से काफी बारिश आ जाना, एग्रीकल्चर कैसा होगा, हमारे रोड्स कैसे बनेंगे, अर्बन प्लानिंग करना, हमारे लिए कम्युनिकेशन आना, ये सब बहुत ही जरूरी है। तो इसका मतलब जब तक और लोग इससे जुड़ेंगे नहीं, और लोग इसके बारे में सीखेंगे नहीं, तब तक ये करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो मेरा रिकमेंडेशन, पर्सनल रिकमेंडेशन, जबकि इनस्पेस ने काफी सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की पहल की है, इससे अगर हमें वो मल्टीप्लायर इफेक्ट देना हो कि देश भर में ये फैले, तो हर कॉलेज को, हर ऑफिस को ये सोचना चाहिए कि हम स्पेस का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और हम कैसे अपने लोगों में ये अवेयरनेस फैला सकते हैं कि स्पेस किस प्रकार से हमें फायदा दे सकता है। बहुत ही अच्छी जानकारी केयूर गांधी जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और अपने ज्ञान से हमारे श्रोताओं का ज्ञानवर्धन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ उद्योग पत्रिका का ये अंक यहीं संपन्न होता है। वाचन स्वर प्रियंका कुमारी और प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा।